डैनियल पर्ल का हत्यारा अहमद उमर सईद शेख 2002 की घटना है और आज से लगभग 18-19 साल बीत चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशियन ब्यूरो चीफ की हत्या कर दी गई थी, वो भी नृशंस तरीके से, और उनका गला भी काट कर फेंक दिया था। ये व्यक्ति जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, उसे पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने मुक्त कर दिया है। अपनी ही प्रोविंशियल अदालत यानी सिंध की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है, उसके फैसले को पलटते हुए यह व्यक्ति उमर शेख जो था, वो आतंकवाद का इससे बड़ा क्लोज रिलेशन था। 1994 से लेकर 99 तक जितनी भी भारत में अपहरण के मामले हुए, उसका इसमें रिश्ता था। इसके बाद में 1999 का जो कंधार हाईजैक था, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण रोल था। अलकायदा से इसके करीबी संबंध थे और अलकायदा से जिस भी आतंकवादी के टेररिस्ट के अगर संबंध होते हैं तो उसमें यकीन मानिए कि आईएसआई का उसको सपोर्ट पूरा मिलता है। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी, उस सज़ा को सिंध के हाईकोर्ट ने पलट दिया है और अभियुक्त को इन्होंने 7 साल की सज़ा में उसकी सज़ा को बदल दिया। अभियुक्त को केवल 7 साल की सज़ा दी और अन्य 3 दोषी फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल को उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई थी उसे ख़त्म कर दिया है, उन्हें बरी कर दिया है। ये तो थी आज के मीडिया की सुर्खी। और इस अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे को बचाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की सिंध कोर्ट ने जो कहा, वो एक तरह से उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, उसे छूट दी गई इस बात की कि संदेहास्पद है। संदेहास्पद जो चीज़ होती है उसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ अदालतों में बड़े तरीके से अडॉप्ट करते हुए उसे मुक्त कर दिया जाता है और इसकी जवाबदेही पाकिस्तान के सिर पर आती है कि एक ऐसे आतंकवादी को 38 साल के जो समय थे डैनियल पर्ल, उनके अपहरण किया, उनको मारा। और ऐसा नहीं है कि इस संवाददाता के अपहरण और हत्या तक की जानकारी आईएसआई को ना हो। भारत के कंधार हाईजैक को भी स्मरण कीजिए, इसमें इसका पर्याप्त इन्वॉल्वमेंट है। मरने से पहले अपने इंटरव्यू में अफजल गुरु ने बताया था कि बहुत सारे लोग उनके साथ में उसके कनेक्टिविटी में थे। ये शम्स ताहिर खान को दिए गए इंटरव्यू में निसंदेह उस समय ये भारत में ही काम कर रहा था। इसका मुख्य पेशा उस दौर में अपहरण का ही था, जैसा कि गाजी बाबा ने
अफजल गुरु को भी ऑर्डर दिया था कि इस दौरान अपहरण करके वो पैसे इकट्ठा करेंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक देश के एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जुडिशियरी पर वहाँ की डेमोक्रेसी और वहाँ के आईएसआई और अलकायदा जैसे संगठनों का कितना प्रभाव है, ये आज सामने आ गया है। और ये एक बहुत दुखद घटना है। लगभग 18-19 वर्ष पुराना यह मामला 2002 में दायर होता है। उसके बाद डिसीजन आता है लोअर कोर्ट का, उसके बाद अपील की जाती है। अपील होनी चाहिए, सारी प्रोसेस होती है, लेकिन उस अपील को सुनवाई में 2020 में लाया जाता है। मैंने कुल मिलाकर 18 साल की एक लंबी अवधि तय कर दी जाती है। इस दौरान कितने ही सबूत नष्ट कर दिए गए होंगे, कितनी ही इंक्वायरी रिपोर्ट को बदलवा लिया गया होगा, ये तो पाकिस्तान ही जाने और वहाँ की न्याय व्यवस्था जाने। लेकिन इस तरह की हरकत एक जर्नलिस्ट के साथ हुई है। ऐसी हरकतें सामान्य रूप से भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं देखी जाती। जितनी हाय तौबा मचाई जाती है, उससे ज़्यादा खुलापन है भारत में। यहाँ तक कि यहाँ एक उच्च न्यायालय, सारे उच्च न्यायालय अलर्ट हैं, हाई कोर्ट अलर्ट है, वो समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं, सरकारें अलर्ट हैं जर्नलिस्ट के मामलों में। लेकिन ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता और बाहरी जो एजेंसीज हैं उनको भी अब पाकिस्तान जाने के बाद में सोचना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग कैसे की जाए या किस तरह से वहाँ पर वो कोई काम कर सकते हैं। उमर शेख जो था वो लंदन का पढ़ा हुआ था और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट था, और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद में उसका रिश्ता जो कायम हुआ वो कायम हुआ था इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। उस समय परवेज़ मुशर्रफ हुआ करते थे, और आपको याद होगा कि वो गुड तालिबान, बैड तालिबान, अच्छा आतंक, बुरा आतंक, और उसकी परिभाषा में लगे हुए थे। लेकिन 2014 के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को इस बात पर कन्विंस किया कि अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद मूलतः बुरा होता है, और सारे विश्व को ये बात समझ में आई कि आतंक बेसिकली गलत है। भारत का जो गांधीवाद है उसी पर आधारित है हमारी सोच, और अच्छा या बुरा आतंकवाद कभी नहीं होता। आतंकवाद है, उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए जो है। और ये विश्व जियोपॉलिटिक्स को भी समझ में आया, विश्व को भी समझ में आया, और जो मुशर्रफ द्वारा, परवेज़ मुशर्रफ द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसको सिरे से खारिज करने वाली ये परिभाषा आपके सामने है। आप जानिए कि एक टेररिस्ट कंट्री किस तरह से अपने ही नागरिकों को कितना अच्छे तरीके से रख सकते हैं, कितना उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, कितना उनको अधिकार देते होंगे, ये आप इस घटना से समझ सकते हैं। जबकि एक विदेशी पत्रकार को, और वो भी एक रेप्यूटेड संस्थान के जो जर्नलिस्ट थे, साउथ एशिया के चीफ थे, ब्यूरो चीफ थे द वॉल स्ट्रीट जर्नल के, उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे पूरे विश्व में
जो संदेश गया वो दुखद था, और अब तो और दुखद हो गया जबकि उनका जो अपराधी था उसे मुक्ति दे दी गई। मित्रों, ये है पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था, ये है पाकिस्तान का जो डीप स्टेट का कारनामा आपके सामने पेश है, और आप इस पे अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और बताइए कि किस तरह से आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। अभी हम आपको संस्कृति के 5वें अध्याय का वादा कर चुके हैं और उसी तैयारी में हम लगे हैं। आपको बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर ने और दूसरी किताब जो है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, और दूसरी किताब राहुल शास्त्रात्यायन ने जो लिखी है उसमें जो वोल्गा से गंगा तक, उसमें भी जो टाइमलाइन है एशियंट हिस्ट्री की वो बड़ी अजीबोगरीब सी दी हुई है। उसमें कहा गया है कि मात्र, दोनों ही किताबों को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, ये दोनों ही किताबें कहती हैं कि मात्र जो हमारा टाइमलाइन है इतिहास की वो 3500 साल है। मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक सच है। चलिए, संवादों के जरिए पता चलेगा। जब हम कंप्लीट इस काम को कर पाएंगे तो आपसे लाइव मुखातिब होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पाकिस्तान में रहने वाले श्रोताओं को बता दूं, पाकिस्तान के नागरिकों को बता दूं कि आप अपनी सोशल जो पावर है और सॉफ्ट पावर जो आपकी है उसको बनाने के लिए कुछ कीजिए, वरना आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान जिस स्थिति में होगा उसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, उन्हें अच्छी तालीम दीजिए, और ये जो पंथिक तालीम है उसकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को मैं नहीं कहूँगा कि सिरे से खारिज कीजिए, तो आपका निर्णय होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे हैं उस पर आप सबसे आगे दिखें। बीइंग हमारे छोटे भाई हैं आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वतन में तब्दीली लाएंगे और इस तरह की हिंसा को, जिस बापू का नाम ले लेके आप लोग भारत की तारीफ, बापू की तारीफ करते, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।